फिर से अपने वीडियो लेक्चर के रिफ्रैक्शन के टॉपिक की सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या है और उसके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले रिलेटेड टू वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी, इन सब से रिलेट करके जितने भी फार्मूले हैं, इवन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है वो हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्शन वो डिस्कस किया। एंड देन एक नया वीडियो लेक्चर इसके पहले डिस्कस किया था, यानी जस्ट आज के वीडियो लेक्चर से पहले, उसमें हमने एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था। व्हेनेवर लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास मीडियम और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जहां पर हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ और उसमें हमने ये देखा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज होती है, बट उस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज उसके बारे में हम लोग मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आखिर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है या इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है। आपको हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर है उसमें हर एक टॉपिक का डीप एक्सप्लेनेशन, डीप डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, सारी चीज बताई जाएगी ताकि आप इसको फ्यूचर में कहीं भी यूज कर सकें। आप इसको भी देख रहे हैं, साथ साथ आपके सीबीएसई बोर्ड के जो जितने भी एग्जाम है, अदर बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, वो सभी अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं। इवन जब तक आपको पूरा डीप डिटेल नॉलेज नहीं होगा अपने टॉपिक का, तब तक आप उस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ये काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी टॉपिक प्रोवाइड किया जाए पूरी डिटेल में दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो नया लेक्चर है। ये लेक्चर होगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के केस को एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या था, कहां से आया था। देखिए यहां पर ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, डेंसर मीडियम, इसका नाम हमने दिया PQRS। और इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो थिकनेस स्मॉल t के बराबर हम यहां पर कर रहे हैं। एंड इस ग्लास स्लैब पर हमारा काम क्या है कि हम एक लाइट को फॉल कराते हैं, यानी इंसिडेंट कराते हैं। ये रही वो लाइट इंसिडेंट हुई, और इस लाइट के इंसिडेंट होने पर आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रा करना है। ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। इस लाइट ने, इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाया I। अब होगा क्या, ये लाइट जो है वो सीधे यानी स्ट्रेट लाइन में जा सकती थी कुछ इस तरीके से, ऐसे, बट ये लाइट इस तरह से गई नहीं। ये लाइट हल्की सी क्या हो गई, बेंट हो गई इस डायरेक्शन में ऐसे, और यहां पर जो एंगल बना वो था रिफ्लेक्टेड एंगल R। तो हमें यहां पर ये चीज समझना है कि जो लाइट हमने देखा, जो एंगल I ऊपर बन रहा था, वो I वर्टिकली अपोजिट देखा जाए तो शायद इसके बराबर है कि नहीं। ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के बराबर। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट है वो कितनी है, ये सॉरी जो एंगल है, ये जो हमने येलो कलर से यहां ड्रा किया, ये एंगल पूरा कितना है, ये एंगल है I के, बिकॉज ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो अगर हम पूछे नहीं, हमें सिर्फ इतना एंगल बताइए कि ये एंगल किसके बराबर है, ये छोटा वाला एंगल, स्मॉल, तो आप बड़े एंगल में से क्या करेंगे, इस R को माइनस कर देंगे और बोलेंगे कि सर ये जो एंगल है ये आपका है I माइनस R के इक्वल। तो यहां पर ये एंगल देखने को मिला। अभी करना क्या है, जब ये लाइट नीचे आई तो इस लाइट को आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे और ये दिखाएंगे कि ये जो लाइट थी आपकी, ये यहां पर भी कुछ एंगल बनाई होगी और फिर इसके बाद ये ऐसे बाहर निकल जाएगी इस तरह से।
तो जब ये बाहर निकलती है तो आप देखते हैं यही जो लाइट बिना मीडियम के स्ट्रेट लाइन जा सकती थी, फिर अगर मीडियम आया, ये ग्लास मीडियम आया, तो लाइट ऐसे होकर के फिर ऐसे बेंट हुई, फिर ऐसे बाहर निकली। तो ये जो दोनों लाइट होती है ना, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये यहां पर मिल रहा है। अच्छा, इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा यहां बना लेते हैं, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करके इस तरीके से, और इसका वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं x। इसको किसी और कलर से हम करें, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ताकि आपको एक एक चीज विजुअल हो सके। ये हमारी जो वैल्यू है इसकी, वो है x। x क्या है आपका, यही तो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। x किसके इक्वल है, ये रहा लेटरल डिस्प्लेसमेंट के। तो हमें एक बात पता चली कि ये परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया हमने, ये देखा कि लाइट जो बिना मीडियम के स्ट्रेट लाइन जा सकती थी, वो स्ट्रेट लाइन गई नहीं, ड्यू टू दिस मीडियम। कौन सा मीडियम, ग्लास। इस मीडियम के थ्रू ये स्ट्रेट लाइन नहीं गई, ये किस तरह से ऐसे बेंट हुई नॉर्मल से, फिर ये इस तरह से बाहर निकली। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ यहां पर नोटेशन देना होगा। सपोज ये इंसिडेंट लाइट ए से बी पॉइंट पर आई, बी से फिर सी पर गई, सी से फिर यहां जब निकली तो डी हो गई। अब इसके बाद ये बी है, यहां एफ दे दीजिए नाम, यहां ई दे दीजिए नाम, ये हमने सारे नोटेशन दे दिए। अब यहां से हमारा शुरू होगा कुछ डेरिवेशन। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल लेना है। वो ट्रायंगल सबसे पहले हम क्या लेंगे, बी सी ई, ये वाला ट्रायंगल, ये आप ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये बीच वाला, ये आप इसको बी ई सी कंसीडर कर लें। देन इन ट्रायंगल बी ई सी, ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, कि हमारे पास क्या है, ये बीच वाला एंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, आई माइनस आर। तो यहां से हम साइन आई माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे। साइन एंगल आई माइनस आर की जो वैल्यू है वो बताइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखते हैं इस एंगल के सामने क्या है, ये रहा x, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आपने राइट कर लिया x अपॉन हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला, ये रहा 90 के सामने वाला क्या है, BC, ये है हाइपोटेनस, आपने यहां रख दिया BC। देन x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इंटू साइन आई माइनस आर। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। देन अगेन हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं, BFC। इन ट्रायंगल BFC, ये ट्रायंगल जब हम ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये छोटा वाला एंगल क्या है, आपका R है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, सपोज कॉस एंगल R। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये बेस नहीं हुई, बेस कौन सा हुआ, ये हुआ। बेस की वैल्यू क्या है, BF, राइट कर दिया हमने BF अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 90 यहां बना रहा है, तो सामने वाली लाइन जो आपकी BC, वो इस एंगल का क्या होगी, हाइपोटेनस। तो हमने BC यहां निकाल लिया। अब आप BC को इधर लाएं और BF अपॉन लिख सकते हैं कॉस, और ये हो गया आपका वेल। अब देखा जाए तो जो BF है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, PS के इक्वल है। और PS किसके इक्वल है, थिकनेस T के। तो आप BF को रिप्लेस कर सकते हैं T से। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, T अपॉन कॉस R, ये BC की वैल्यू है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम यहां लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आपका BC है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू BC की जगह BC की वैल्यू रखिए, T अपॉन कॉस R इंटू साइन
आई माइनस आर, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, वो फार्मूला था साइन ए माइनस बी का, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, बड़ा ही फेमस फार्मूला है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी, बुक में आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा ए एंड बी, माइनस कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। देन x इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ रही है आपकी, t अपॉन कॉस आर, एज इट इज रहेगा, इन टू ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन आई माइनस आर है, तो हो जाएगा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर। ये आपका x की वैल्यू आ रही है, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। देन हमारे पास एक और प्रॉब्लम कि यहां तो साइन आर है और यहां पर क्या है हमारे पास, कॉस आर है, तो कुछ तो चेंजिंग करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ हम ये जानते हैं स्नेल ने क्या बताया था कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कहीं ना कहीं साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। अगर हम साइन और ये जो साइन आर है इसको इधर लाएं, साइन आर, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू, नीचे चला जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर या कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम राइट कर सकते हैं। तो क्यों ना इसी फार्मूले का यूटिलाइज किया जाए। ये जो आपने निकाल रखा है ना साइन आर, यहां ध्यान दीजिएगा, साइन आर से हमें क्या निकालना है, कॉस आर की वैल्यू। क्यों, क्योंकि कॉस आर की जरूरत है। ये आपके पास जो इक्वेशन आया ना, इसको इक्वेशन 3 कर दीजिएगा। हमें कॉस आर की जरूरत है, हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से कॉस आर निकालेंगे। तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां थीटा है वहां पर आप और कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब आपके पास तो साइन आर की वैल्यू भी है, क्यों ना उसको यहां पुट कर दिया जाए। तो कॉस आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 1 माइनस, जैसे ही आप साइन आर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर आई अपॉन, नीचे म्यू है तो म्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका कॉस आर की वैल्यू। अगर हमने इतनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। इक्वेशन 3 को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 पे देख रहे हैं हम। इक्वेशन 3 में कॉस आर का डिवाइड किया जाए अंदर, तो जैसे ही कॉस आर का यहाँ डिवाइड करेंगे देन यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में, ये तो कैंसिल आउट हो गया, आया साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आर अपॉन, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस आर। ये वैल्यू आ गई। अब कहीं ना कहीं हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना था, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, और हम उसके नजदीक पहुंचना शुरू कर दिए हैं कि क्या आएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स
क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू, किस वैल्यू के बराबर होगा, या हो सकता है वो भी चेक कर लेंगे हम लोग, या होना चाहिए x इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए, साइन आर की वैल्यू है आपके पास, क्या है, ये रही, हम इसको वहां पर पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू टी इन टू, यहां एज इट इज आप रखिए साइन आई, साइन आई माइनस कॉस आई। अब देखिए जब साइन आर की वैल्यू रखेंगे ना, तो साइन आर की वैल्यू क्या है, साइन आई अपॉन, इसके नीचे म्यू है तो म्यू यहां आगे आ जाएगा, नीचे क्या है, कॉस आर, कॉस आर की इतनी बड़ी वैल्यू है वो रख दी जाएगी वहां पे, रखते हैं कॉस आर की जगह, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। नेक्स्ट फेज में आप म्यू स्क्वायर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 1 और साइन स्क्वायर आई का अंडर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे, टी इन टू साइन आई। अच्छा एक चीज और, हम इसको क्यों कर रहे हैं, हमें दिख रहा है यहां भी आपका साइन आई है, यहां भी साइन आई है, तो कॉमन हो सकता है ये, तो हम पहले क्या करेंगे, साइन आई को कॉमन कर लेते हैं, ये कॉमन हो गया, अंदर आपका यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 माइनस, यहां केवल आया कॉस आई टोटल अपॉन म्यू, फिर अंदर आपने रूट में क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन क्या है, म्यू स्क्वायर है, यहां आप ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब नीचे जो म्यू स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा, x इज इक्वल टू टी इन टू साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू, ये नीचे वाला म्यू बाहर आया तो 1 अपॉन में ही बाहर आएगा, अंदर क्या बचा आपका, अंडर रूट। अच्छा अंडर रूट को हटा सकते हैं हम, अंडर रूट को हटा सकते हैं, लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और इस अंडर रूट को हटा के पावर लिख देंगे 1/2। अब देखिए यहां से म्यू कैंसिल आउट हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल आउट होने के बाद अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू टी इन टू साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन, जो चीज़ें अंडर रूट में बची हैं वो हम राइट कर देंगे, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन किसका आया है, एक्स का, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये जो फार्मूला है वो आपके पास आ चुका है, ये, बट आपको यहां ध्यान रखना है, तो फार्मूला तो आ गया, बट अगर हमें ये यहां ये दे दिया जाए कि नहीं आपके पास जो वैल्यू है आई की, एंगल आई की, वो चेंज हो जाए, या आपसे पूछा जाए कि किस केस में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं ये किस केस में मैक्सिमम होगा, तो आप सिंपली देख रहे हैं कि राइट साइड में जो टी है, टी तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, एक बार ग्लास स्लैब आपने ले लिया तो उसकी थिकनेस आप नहीं बढ़ा सकते हैं, एंगल आई का यूज हर जगह, अच्छा म्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस केस में क्या है कि टी को छोड़ करके अगर हम आई पे जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया जा सकता है, लाइट कितने एंगल पे आप बेंड करा रहे हैं वो चेंज किया जा सकता है, तो क्यों ना हम आई को ही मैक्सिमम कर लें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आई की 90 होगी, और साइन आई पे मैक्सिमम 90 डिग्री पे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, बाकी सभी एंगल पे क्या होगा, साइन 90 के अलावा कोई भी एंगल लेंगे वैल्यू कम मिलेगी। तो एक केस लेते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां साइन 90 रख देते हैं तो साइन 90 को क्या हो जाएगी 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू टी इंटू 1 मिला, फिर यहां क्या है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं क्या है 1 है, आपने उसको भी लिख लिया, चलो हमने 1 लिख दिया,
फिर आगे क्या है, cos i, cos 90 को हर व्यक्ति जानता है cos 90 क्या होता है, जीरो। अब ये मत पूछिएगा आप, तो क्या हो जाएगा पूरा, अब ऊपर न्यूमरेटर में ही जीरो आ गया तो ऑल ओवर क्या है, न्यूमरेटर पॉइंट डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या हो रही है, t के इक्वल आ रही है, लेकिन इस समय x जो है वो क्या कहा जाएगा, x मैक्सिमम। यानी आप रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि x मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल होगी, t के, t से ज्यादा नहीं जाएगी। यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ t इन केस ऑफ i इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तभी होगा ये जब आपका इंसिडेंस एंगल, यानी ये जो इंसिडेंस एंगल है इसकी वैल्यू अगर आप 90 रखते हैं तब ये केस देखने को मिलेगा। तो ये फाइनल डेरिवेशन तो आपका ये है, बट अगर मैक्सिमम का केस आए तो वो, अब इसी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे थे कि अगर सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है उस मीडियम के थिकनेस के इक्वल होगा। ये मतलब क्या जाएगा, ग्लास के थिकनेस के इक्वल होगा, क्योंकि ग्लास वर्क एज अ डेंसर मीडियम। तो कोई भी मीडियम हो सकता है, उस मीडियम की जितनी थिकनेस होगी उस थिकनेस के इक्वल होगी। तो यहां पर ये लेक्चर भी हमारा आज खत्म हुआ। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नए सीरीज यानी इसी के पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, और जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एक नए लेक्चर की ओर मूव करेंगे जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा।